नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। लेकिन नहीं, खून करना ठीक नहीं। शिकागो पुलिस इस वाहन के चक्कर में नाकाबंदी कर देगी। आया, अंदर आ गई। वो दरवाजे से कुछ अंदर हुई कि मैं झपट पड़ा। मेरा एक हाथ उसके मुंह पर, फिर पिस्तौल की मूठ उसके सिर पर तनाक से पड़ गई। उसने चीखना चाहा, मचल कर लड़ना चाहा, मगर उस एक चोट ने ही उसे मूर्छित कर दिया। मैंने उसका शरीर नीचे गिरा दिया। उसे वहीं छोड़कर मैंने थैला पैक किया, उसे लादा और उस द्वार को बंद करता हुआ बाहर निकला। गुड बाय डॉक्टर डेक, मैंने जाते समय कहा। फिर बरामदा। वैन का पिछला भाग बरामदे से सटा था। बरामदे में कदम रखने से पहले मैंने अच्छी प्रकार निगाह मार ली। गुड बॉय मिंटू को वैन में डाला, फिर डोर क्लोज किया। ड्राइविंग सीट पर आते ही मैंने वैन दौड़ा दी। अभी मैं मुख्य सड़क पर आया ही था कि एक इंडियन जिप्सी दौड़ता हुआ मेरी वैन के सामने आ गया। स्टॉप मैन, हे मैन स्टॉप, उसने चीख चीख कर कहा। कहीं उसे संदेह न हो जाए और वो उसे बताने वाले इस जिप्सी का भविष्य खुद खतरे में पड़ जाता। मैं सोच रहा था कि इस प्रकार कूद कर वैन के आगे क्यों आ गया। वो मेरे पास आया। हमको ब्रेड निकाल कर दो अभी, वो अपना पुराना सा कोट टटोलता हुआ बोला। फिर उसने 20 सेंट का सिक्का मेरी तरफ बढ़ाया। मिस्टर ब्रेड तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने तुरंत संभल कर अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। क्यों नहीं है? मुझे तुम्हारे सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। मुझे जल्दी है, 3 दुकानों को माल देना है, हटो। हम कंप्लेंट करेगा, देखना, हम तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देगा, समझा? तुम हमको जानता नहीं क्या? जान जाएगा, जरूर जानेगा। मैंने उसे धक्का दिया, वरना वो मेरी स्टीयरिंग पकड़े अंदर को सिर डालने वाला था। कुछ दूर तक बड़बड़ा था, पीछे हट गया। फिर मैंने वैन का एक्सीलरेटर दबा दिया। मैंने एक बार गर्दन निकालकर पीछे देखा। वो जिप्सी मेरा नंबर नोट कर रहा था। मैंने वैन रोकी। सड़क से हटकर झाड़ झंकारों के बीच मेरा हर काम योजना स्वरूप चल रहा था। मैंने वैन के पोस्टर हटाए। जो जाली नंबर प्लेट उस पर चढ़ी थी, उसकी जगह असली लगाई। फिर मैं सड़क पर आया और इत्मीनान से आगे बढ़ा। अभी शिकागो में सूर्योदय नहीं हुआ था और हवाओं में समुद्री बवंडर सा उठ रहा था। फार्मर के मकान में पहुंचकर मैंने वैन गैरेज में खड़ी कर दी। मैंने गैराज का शटर गिराया, फिर उस लड़के को वैन में पेटे एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। बॉक्स में हवा आसानी से आ जा सकती थी। चीनी व्यक्ति की दवा के अनुसार बच्चे पर उसका प्रभाव 8 घंटे रहना था, यदि डॉक्टर की सहायता न मिले। यकीनन अब 8 घंटे के लिए सोया हुआ था। 8 घंटे बाद मैं उसे एक डोज और दूंगा। 8 घंटे के लिए वो पुनः सो जाएगा। यकीनन जब वो दूसरी बार जागेगा तो रात्रि के 10-11 के बीच का समय होगा। मैंने घड़ी में समय देखा। 8 बजने में 10 मिनट शेष थे। मैंने वैन के सभी दरवाजे लॉक किए, फिर गैराज का शटर खोलकर बाहर आ गया। मैंने गैराज का शटर भी लॉक कर दिया। अपने रूम में पहुंचकर मैं वस्त्र बदलने लगा। फिर मैं सुबह का जलपान करने निकल पड़ा। सामने ही एक छोटा रेस्टोरेंट था। वहां पहुंचकर मैंने मॉर्निंग पेपर खरीदा और रेस्टोरेंट में नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करने के उपरांत में एक टेलीफोन बूथ में घुस गया। मैंने अपने चेहरे को रुमाल से छिपाया और डॉक्टर टेक का नंबर डायल किया। नंबर मिलते ही मैंने सिक्का मनी होल में डाला। गुड इवनिंग सर, मैं मारिया डॉक्टर टेक के यहां से बोल रही हूं, आया कराहते स्वर में कह रही थी। ब्लड क्रॉस की तरफ से संदेश नोट करो, मैंने अपनी आवाज को बिगाड़ते हुए कहा। तुम्हारे मालिक और मालकिन 4 घंटे बाद होश में आ जाएंगे। अगर तुम में से किसी ने भी इस मामले को पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की तो मिंटो को कत्ल कर दिया जाएगा। मगर
उन दोनों के लिए तुम चाहो तो किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। शायद तुमने किसी डॉक्टर को फ़ोन कर भी दिया होगा, मगर पुलिस का इस मामले में दखल देना हानिकारक होगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं निश्चिंत होकर लौट आया। मैंने अपने किसी भी कार्य में अब तक कोई भी गलती नहीं की थी। अब मुझे रात की प्रतीक्षा थी, रात जो मेरे जीवन की सबसे भयानक परिच्छेद लेकर आने वाली थी। इन कुछ घंटों को मैं कुशलतापूर्वक बिताना चाहता था। मैंने आज का पेपर पढ़ना शुरू किया और फिर एक नए समाचार को मैं दिलचस्पी से पढ़ने लगा। मैक्सवेल स्ट्रीट पर स्थित गिजा बार के बारे में खबर छपी थी। गिजा बार में एक खून हो गया था। पुलिस ने छापे के दौरान वहां marijuana, LSD जैसी मादक वस्तुओं का भंडार पकड़ लिया था। बेईमानी से खेले जाने वाले नाजायज जुए का भी भंडाफोड़ हो गया और मैक्सवेल मार्केट थाने के 2 इंस्पेक्टरों को गिजा बार से मिलने वाली भारी रिश्वत के कारण मुअत्तल कर दिया गया था। गिजा बार तस्करों का भी अड्डा था। छापे के दौरान गिजा बार की तरफ से पुलिस का डटकर मुकाबला हुआ, जिसमें 2 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। गिजा स्टाफ के 7 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय मुझे अपना चेहरा याद आया, मॉरिस याद आया और मॉरिस की याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि अब तक उसे छूट जाना चाहिए। 3 महीने की ही तो सजा हुई थी उसे। छूटने के बाद कहीं यह कार्य मॉरिस ने तो नहीं करवाया। मॉरिस की आदत मैं जानता था, वो किसी को माफ करने वालों में से नहीं था। जैसा कि मुझे बाद में पता लगा, जिस समय मैं ये सब सोच रहा था उस समय मॉरिस डॉक्टर टैग के यहाँ उपस्थित था। डॉक्टर टैग को उस समय तक होश नहीं आया था। उसका एक डॉक्टर मित्र मियाँ बीवी का निरीक्षण कर रहा था। दरअसल डॉक्टर टैग जेल भी विजिट करता था और मॉरिस की जान पहचान वहीं उससे हुई थी। डॉक्टर टैग गिजा बार के बारे में पहले से ही जानता था और इस बात को समझ गया था कि मॉरिस ने जो कुछ किया वो सही था। डॉक्टर टैग के प्रयासों से मॉरिस जल्दी छूट गया था। सिर्फ छूट ही नहीं गया था, बल्कि टैग की सिफारिशों से पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया था। गिजा बार को घेरे में लेने का प्लान उसी का था, जिसमें वो सफल हुआ था और तत्काल उसे सार्जेंट के रूप में तरक्की मिली थी। ये खुशखबरी सुनाने वो टैग के पास दौड़ा दौड़ा आया था, परंतु वहाँ हालात ही दूसरे थे। डॉक्टर से पूछने के बाद उसे मालूम हुआ कि उन दोनों को ऐसी कोई दवा दी गई थी जिससे वो गहरी नींद सो जाए, किंतु उस दवा का असर स्लीपिंग पल्स से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रकार की बेहोशी थी। डॉक्टर टैग और मिसेज टैग बेहोश थी और डॉक्टर उनका उपचार कर रहा था। मॉरिस अपनी वर्दी में था। मारिया बार बार उसे चले जाने के लिए कह रही थी। मॉरिस को कुछ दाल में काला नजर आया। उसने देखा कि मारिया सिर पर पट्टी बांधे है, बता कुछ नहीं रही है। अंत में उपचार करने वाले डॉक्टर ने कहा, यह दवा 2 घंटे पहले दी गई लगती है, 6 बजे के करीब। क्या तुम बता सकती हो मारिया कि इन्होंने सुबह सुबह क्या लिया? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कॉफी सर्व करके फूल तोड़ने चली गई थी। और मिंटो? मिंटो? मारिया घबराई। मिंटो कल अपनी आंटी के यहाँ गया था। उसने कुछ न कुछ झूठ मिलाया, परंतु मॉरिस पहले ही ताड़ गया था कि कुछ न कुछ गोलमाल है। जब उसने पूछा कि सिर पर चोट कैसे आई, तो वो बोली क्यारियों में फिसल कर गिर गए थे। मॉरिस पूरे मकान में गंध सूंघने लगा। अंत में वो उस कमरे में पहुंचा जिसमें मिंटो सोता था। वहां अभी अभी फर्श धोया लगता था। उसने झांक कर फर्श देखा। उसके बाद एक कोने में लिपटी चादर पर उसकी निगाह पड़ी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।